क्वेरी है कि अगर मुझे इंक्रीज करना है तो कौन सा फंड लूँ एक्चुअली। ओके। और क्वेरी ये रहेगी कि अभी जो सेबी ने चेंजेस किए हैं मल्टी कैप में, तो जो मेरा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे इंतजार करना चाहिए या इसको स्विच करना चाहिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी लेनी है आपसे। ओके, सबसे पहले क्विकली आपके पोर्टफोलियो पर राय लेते हैं। मोहित बताइए, 4 फंड है, आपको ये चारों फंड कैसे लग रहे हैं? सैयद जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पोर्टफोलियो है। चारों ही स्कीम्स मेरे लिहाज से काफी अच्छे स्कीम्स हैं और आप उन्हें बेझिझक कंटिन्यू कर सकते हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और काफी स्टेडी स्कीम्स हैं, तो प्लीज उन्हें कंटिन्यू करिए। आपका दूसरा जो सवाल था सैयद जी, कि अगर आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज करना है हर साल, जैसा कि आप सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि हर साल जो आपका एसआईपी का अमाउंट है उसे कम से कम 10% से इंक्रीज करना चाहिए, और अगर ज्यादा हो सकता है तो वो बहुत अच्छा है। और आपके लिहाज से अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि 15 से 20% आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। यहां पर आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही कमी लगती है, वो है कि आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल कोई लार्ज कैप स्कीम नहीं है। आपके पास मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और ईएलएसएस को मैं एक तरफ से थोड़ा साइड में रखता हूं बिकॉज वो अमूमन टैक्स सेविंग के हिसाब से और लिहाज से आप करेंगे। तो आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड चुनिए। लार्ज कैप में आपके पास में काफी चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप मिराय लार्ज कैप ले सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप ले सकते हैं, या फिर आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, और इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। और जो नया एसआईपी आप करना चाहते हैं 20,000 का, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो आप लार्ज कैप में शुरू करिए और ये एलोकेशन भी अपने पोर्टफोलियो में बनाइए। एक सवाल यहाँ पर मोहित, आपने कहा कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को अलग रखते हैं। अमूमन ये सुनने को मिलता है एक्सपर्ट से कि आप टैक्स सेविंग के लिए जो भी निवेश करते हैं उसको आप अपने ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, उसको अलग मत कीजिए। तो इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए स्वाति, इसमें सबकी राय अलग अलग होगी। अगर आप जो रकम डाल रहे हैं अपनी टैक्स सेविंग के लिए, उसकी रकम अगर आपके पोर्टफोलियो के एलोकेशंस के लिहाज से काफी बड़ी है, राइट, पर मुझे ऐसा लगता है जितने भी निवेशकों से मैं मिलता हूं कि वो सब लोग 1.5 लाख रुपए से कुछ भी ज्यादा नहीं डालते हैं टैक्स सेविंग स्कीम में। और मैंने ये भी देखा है कि 3 साल के अंदर में वो उसे रोटेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, जैसा भी करते हैं, राइट। पर अगर आप 1.5 लाख तक अपना इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस स्कीम में और सिर्फ टैक्स के लिहाज से ही कर रहे हैं, तो फिर उसे पोर्टफोलियो एलोकेशन में मिलाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। उसके अलावा आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए जो कि आपके गोल्स के ऊपर हो, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करके पूरी तरह से निर्धारित किया गया और जिसे आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के होराइजन में होल्ड करेंगे। सिर्फ टैक्स के लिहाज से पोर्टफोलियो बनाना इज नॉट द राइट थिंग। ओके। और ये 5 गोल है इनके, ये तो इसे कैसे असाइन किया जाए? नॉर्मली लोग निवेश भी शुरू कर देते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन कैसे, किस लक्ष्य के लिए कौन सा निवेश है उसको कैसे तय करें, ये समझ नहीं पाते हैं मोहित। देखिए इसमें अब सबके जो लक्ष्य होंगे उसके हिसाब से उनकी स्कीम्स निर्धारित करनी पड़ती है। अगर शॉर्ट टर्म लक्ष्य हैं कि 3 साल 5 साल तक के लक्ष्य हैं, तो अमूमन डेट स्कीम्स और बैलेंस फंड्स के साथ आप उन लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अगर 10, 15, 20 साल के लक्ष्य हैं, जो रिटायरमेंट गोल्स हैं, वेल्थ क्रिएशन गोल्स हैं, तो आप इक्विटी पोर्टफोलियो को उसमें टैग करेंगे। पर जैसा कि मैं समझ रहा हूं सैयद साहब से, उनके सारे ही गोल्स लॉन्ग टर्म है और उन्हें लिक्विडिटी की भी चिंता नहीं है और वो हाई रिस्क स्कीम्स ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या फिर पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको हर एक स्कीम को एक गोल पर टैग कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा कि वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को जो उनके गोल्स हैं उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट बांट दें। तो अगर 100 रुपए का उनका पोर्टफोलियो है और उनके 5 गोल्स हैं, तो 20% एलोकेशन हर गोल की तरफ कर दें। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी स्कीम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है और आपको उसे रीबैलेंस करना है बीच में, तो आपका वो जो गोल उस स्कीम से टैग्ड होता है, वो गोल खराब नहीं होता या वो लड़खड़ाता नहीं है, अपनी राह पर चलता रहता है। अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज उसकी तरफ एलोकेट कर दें, तो मेरे लिहाज से पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा टैग करना ज्यादा अच्छा होता है इसके बजाय कि आप हर एक स्कीम से एक गोल को टैग करें। तो एक पूरे पोर्टफोलियो को टैग करिए, वो बेटर रहेगा। और क्विकली मल्टी कैप पे अब सेबी की क्लैरिफिकेशन आ गई है, एक नई कैटेगरी लॉन्च हो गई है, इसको फ्लेक्सी कैप कहा जा रहा है। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप पे जो इनका सवाल था,
इसमें बने रहना चाहिए या नहीं? कोटक ने ये बात कही भी है कि वो अपने इस मल्टी कैप को शिफ्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप में, राइट? जी जी जी, कोटक नीलेश शाह की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि कोटक अपने मल्टी कैप स्कीम को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सेबी की नई कैटेगरी आई है, और वहां पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो लार्ज मिड स्मॉल में एलोकेशन जिस तरह से बनाना चाहते हैं वैसे बना दे। तो मल्टी कैप रेगुलेशन से कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी। 29,000 करोड़ की स्कीम है, मार्केट में मल्टी कैप की सबसे बड़ी स्कीम है, और हर्षा उपाध्याय जो फंड मैनेजर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। हालांकि पिछले 1 साल से थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है स्कीम का कंपेयर टू बेंचमार्क, पर फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि इसे कंटिन्यू करिए और स्कीम को होल्ड करिए। ओके, चलिए यहाँ पर अब अगला सवाल लेते हैं। अवधूत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अवधूत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? मुंबई से मैम। मुंबई से, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं और मेरे वाइफ के लिए अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए क्या? वैसे तो मैं कर रहा हूँ, बट वो होना चाहिए क्या? और दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे कि ये म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन पे आप जब भी कोई एडवाइस देता है कि वो बोलता है कि रिडम्पशन कर दीजिए, ये जो फंड है उसको रिडीम कर दीजिए, तो वो रिडीम वन शॉट में करना चाहिए या एसटीपी में करना चाहिए, या जब मार्केट टॉप लेवल पे हो तभी रिडीम करना चाहिए? मतलब जब भी कोई फंड से स्विच करना हो तो उस वक्त जो रिडेम्पशन की बात होती है? नहीं। अगर समझो कोई फंड बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, हाँ, और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, तो वो रिडीम मुझे वन शॉट में करना चाहिए या एसटीपी के थ्रू वैसा करना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे कि डेब्ट फंड जो है, हाँ, वो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ते हैं, तभी डेब्ट फंड उसका रिटर्न इंक्रीज होता है या जैसे वाइस वर्सा? गॉट इट सर, आपका सवाल समझ में आ गया। हम एक एक करके जवाब लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले इनका जो वाइफ और हस्बैंड का पोर्टफोलियो निवेश, एक पोर्टफोलियो ठीक है या फिर दो अलग अलग है तो बेहतर है, या दोनों में से कुछ भी है? इसको ढंग से मैनेज करने की बात है सर। जी अवधूत जी, मुझे आपकी बात सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरी शादी को 15 साल हो गए और आज तक मेरा और मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग रहा है। तो मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही फॉलो कर रहा हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रूल बनाया गया है और वैसे ही करना है। जब हमने शुरू किया था हमारा पोर्टफोलियो, तो मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो पूरा डेट हुआ करता था और मेरा इक्विटी। जब हमने एक नया घर लिया मुंबई में, तब हमने यही सोच के प्लानिंग किया था कि जो डेट होगा उसे पूरा रिडीम कर घर का जो अपफ्रंट पेमेंट होता है, जो भी लगेगा, उसको वहां पर यूज किया जाएगा, और इक्विटी पोर्टफोलियो को हम कंटिन्यू करेंगे, उसे हम रिडीम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका था, एक सोच थी। सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके गोल्स अलग हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों के अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग गोल हैं, और अगर दोनों वर्किंग है या वर्किंग नहीं भी हैं तो भी उनके गोल्स अलग हो सकते हैं और उनके फाइनेंशियल क्या बोलते हैं एस्पिरेशंस भी थोड़े अलग हो सकते हैं। तो दोनों का पोर्टफोलियो अलग हो सकता है। कोशिश इतनी करिए कि स्कीम बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे दोनों के पोर्टफोलियो में, 10 तक लिमिट करिए दोनों के पोर्टफोलियो को मिलाकर, ताकि उसे मैप करने में या उसे ट्रैक करने में आपको परेशानी ना हो। पर बिल्कुल सही है, आप दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो रख सकते हैं। और क्विकली इनके दोनों पोर्टफोलियो पे राय, किसमें इनके पोर्टफोलियो में कुछ रेपुटेशन है एक ही फंड हाउस का, जी, तो क्या चेंजेस करने चाहिए? हाँ अवधूत जी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है और मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा आपने अपने नाम पर एक्सिस के फंड ले रखे हैं। फंड हाउस बहुत अच्छा कर रहा है, स्कीम्स बहुत अच्छी कर रही हैं, पर 4 स्कीम्स एक ही फंड हाउस के होना, उसमें भी सेम फंड मैनेजर के होना, बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। आपको कुछ नया फिलॉसफी नहीं मिल रहा है फंड मैनेजमेंट का। तो मुझे लगता है कि आप एक्सिस के 2 ही स्कीम रखिए अपने पोर्टफोलियो में, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस ब्लू चिप, और एक अलग से मल्टी कैप स्कीम रखिए और एक अलग से स्मॉल कैप स्कीम रखिए। बस ये 4 स्कीम बहुत हो गई आपके पोर्टफोलियो में। और आपकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो है, उनके स्कीम्स काफी अच्छे हैं, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्विकली मोहित, डेट फंड के ऊपर का सवाल था कि इंटरेस्ट रेट और डेट फंड की चाल अलग अलग दिशा में क्यों चलती है?
देखिए थोड़ा टेक्निकल सवाल है, बट ये मान लीजिए कि जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो डेट फंड्स होते हैं उनका एनएवी नीचे आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और डेट फंड्स का लिंकेज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एक बिल्कुल आम भाषा में, सरल भाषा में अगर इसे समझाऊं तो ऐसे डेट फंड्स आप जब जब लेंगे जिनका एवरेज मैच्योरिटी या जो वो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उनका होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा हो, अगर वो पोर्टफोलियो में 5 साल 10 साल 15 साल के सिक्योरिटीज लेते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा उनके प्राइसेस कम होंगे और आपको नुकसान हो सकता है डेट फंड में भी। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचना है अपने डेट पोर्टफोलियो में, तो जो शॉर्ट मैच्योरिटी वाले फंड होते हैं जैसे लिक्विड फंड हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गए, लो ड्यूरेशन हो गए, मनी मार्केट फंड हो गए, इन सब का जो पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी होता है वो 1 साल तक का होता है। यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होगा, तो आप ऐसे स्कीम्स का चुनाव करिए। पर ये मानकर चलिए कि डेट फंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा आपका डेट फंड का एनएवी नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा डेट फंड का एनएवी ऊपर जाएगा। ओके, अवधूत जी आप हैं हमारे साथ? यस मैम। सारे सवाल के जवाब मिल गए? यस मैम। चलिए बढ़िया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मनी फंड के को फाउंडर और सीईओ मोहित कांत। अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और आज फंडनामा में हम फोकस करेंगे 2 लार्ज कैप स्कीम के ऊपर। वो 2 लार्ज कैप स्कीम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, ये सवाल आप हमसे कई दफा करते हैं। कई सारे फंड्स के नाम हमें भेजते हैं और पूछते हैं कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो हमने सोचा कि इस हफ्ते फंडनामा में हम इसी तरीके की 2 स्कीम्स उठाएंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे एक्सपर्ट को क्या पसंद है। तो बताइए मोहित, दोनों ही परफॉर्मेंस के लिहाज से एक दूसरे से कम नहीं है, एकदम ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर निवेशक को दोनों में से एक चुनना है तो आपकी राय क्या होगी? स्वाति, बहुत ही मुश्किल सवाल है। ऑनेस्टली आप पूछ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना में कौन बड़ा एक्टर है और रह चुका है, तो ये थोड़ा मुश्किल है बताना, बट कोशिश करता हूं। देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर आप स्कीम को आंक सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि 1 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कैनरा रोबेको का बेहतर है एक्सिस से, पर 3 साल और 5 साल में एक्सिस बेटर है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बट फर्क आता है रिस्क रेशियोज में स्वाति। तो अगर आप रेशियो देखें तो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो कुछ 70 पैसे कम है कैनरा रोबेको के एक्सपेंस रेशियो से। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि एक्सिस का एयूएम बहुत बड़ा है, 17,000 करोड़ का, और कैनरा रोबेको का एयूएम जो है वो 800 करोड़ का ही है लगभग। पर एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है ओवर लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सॉरी टू इंटरप्ट यू मोहित, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जब छोटा एयूएम होता है तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है? अमूमन देखा गया है कि छोटे फंड्स के पास में थोड़ा ज्यादा लीवे होता है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। वो सेबी के रूल्स के हिसाब से भी उनके पास में थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने का। और ये भी है कि मार्केट में छोटे स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए भी एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया जाता है ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर कमिशन अच्छा दिया जा सके। ओके ठीक है। उसके अलावा अगर रिस्क रेशियोज में देखें स्वाति, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेस का कम है। इसका मतलब ये कि फंड में वोलेटिलिटी थोड़ा कम है। बीटा एक्सेस का बेटर है और शार्प रेशियो भी एक्सेस का बेटर है, जो ये दिखाता है कि वो सेम रिटर्न देने में कम रिस्क लेते हैं। और अगर देखा जाए तो अल्फा जो है एक्सिस ने जो जनरेट किया है वो कुछ 5.5% का है, वो भी कैनरा रोबेको से बेटर है। इसका मतलब कि वो बेंचमार्क को ज्यादा अच्छे से बीट कर रहे हैं। ये नोट करने की बात है कि दोनों ही स्कीम के बेंचमार्क्स अलग हैं। एक का निफ्टी 50 है, BSE 100 है, पर दोनों ने ही अपने बेंचमार्क्स को रिलेटिवली बीट किया है। एक्सिस ने बेटर तरीके से बीट किया है अपने बेंचमार्क को। तो और अगर दूसरे सब्जेक्टिव लिहाज से देखें तो एक्सिस के फंड मैनेजर श्रेयस देवलकर अपने सारे ही फंड्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं और कंसिस्टेंटली वो स्कीम के फंड मैनेजर रहे हैं। जबकि कैनरा में एक फंड मैनेजर चेंज हो चुका है और 2019
अक्टूबर में ही वहां पर नए फंड मैनेजर आए हैं। तो मुझे कुछ लिहाज से लगता है रिस्क रेशियोज को देखते हुए, एक्सपेंस रेशियोज को देखते हुए, फंड मैनेजर की एबिलिटीज को देखते हुए, हालांकि वो कहना बहुत होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सिस की तरफ झुक रहा हूं इन दोनों के कंपैरिजन में, और मेरे लिहाज से एक्सिस बेटर है। ओके, तो आपके हिसाब से कि रिस्क रेशियो जो है एक्सिस का वो ज्यादा बेहतर है। और आपने एक चीज और बोली जो मैं मिस कर रही हूँ, किसी और भी बेसिस पे आपने कहा है कि आप एक्सिस को प्रेफर करते हैं। एक्सपेंस रेशियोज, रिस्क रेशियोज और हाँ जी, शार्प रेशियो, अल्फा जनरेशन जो है वो एक्सिस का बेटर रहा है ओवर द इयर्स कंपेयर टू कैनरा रोबेको। और फंड मैनेजमेंट मुझे लगता है श्रेयस देवलकर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। उनके सारे ही स्कीम्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में हो। तो वो दर्शाता है कि फंड मैनेजर काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट किया है तो वहां से स्विच करके आप एक्सिस ब्लू चिप में निवेश करें, ये एकदम हमारा कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों ही स्कीम्स बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट कैनरा भी काफी अच्छा है। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्सपर्ट किस पैरामीटर पे, किस किस क्राइटेरिया पे किसी फंड को देखते हैं और रेकमेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। और आज मार्केट ने नया हाई बनाया है और मैं उम्मीद। जी, तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। हम चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब भी दें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।